सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि पूरा एक ही वीडियो में पूरा कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए, अच्छे से समझते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे सभी चैप्टर्स को, और आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा करके पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, प्रबंधन एवं प्रशासन, कोई भी संस्था होती है उसको उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि कोई भी संस्था होती है, चाहे वो विद्यालय ही हो, पूरे विषय में आप सिर्फ विद्यालय के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमें विद्यालय, जो कि एक संस्था है, उसमें किस तरीके से हमें शैक्षिक प्रबंधन करना है, कैसे हमें जो मानवीय साधन है, जो भौतिक संसाधन है, कैसे उनका उपयोग करना है, कैसे हमें बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी है, किस तरीके से हमारा समुदाय से हमें सहयोग प्राप्त हो, किस तरीके से हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाए, किस तरीके का हमारा प्रशासन हो, कि सारी चीजें बिल्कुल सुव्यवस्थित रहें। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज बताई गई है इस पूरे पेपर में कि किस तरीके से हम अच्छे से विद्यालय का प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं, कि हम किस तरीके से सभी चीजों को मैनेज करके चले, और विद्यालय में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो हम एक टीम वर्क की तरह काम करके उस समस्या से उबर पाएं। जब कोई भी समस्या हमारे पास आती है, तो अगर हम एक अच्छे से उस पर प्लानिंग करके चलते हैं, उस समस्या से निजात पाने के लिए या फिर उस समस्या को समाप्त करने के लिए, जब हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग होती है, जब हम अच्छे से नियोजन करके चलते हैं, तो हम आसानी से उस समस्या से पार पा लेते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से जो हमारी प्लानिंग होती है, उसमें जल्दी कोई कठिनाई भी नहीं आती है, और कहीं ना कहीं जब हम प्लानिंग से काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमें सार्थक परिणाम भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका पूरा पेपर है, इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम विद्यालय के प्रशासन को टाइट रखें। टाइट रखने का मतलब ये है कि सभी चीजें, सभी लोग अनुशासन में रह करके सभी लोग अच्छे से कार्य करें। और इसके अलावा इस पूरे पेपर में ये भी बताया गया है कि विद्यालय में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, कैसे, जैसे कि लॉग बुक क्या होती है, संचयी अभिलेख क्या होते हैं, इनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो संस्थागत नियोजन क्या होता है? संस्था का मतलब आप विद्यालय समझिएगा, क्योंकि विद्यालय से ही रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो संस्थागत नियोजन का तात्पर्य किसी समस्या या प्रकरण पर पहले से चिंतन करना है। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उसमें कठिनाइयां कम उत्पन्न होती हैं और परिणाम भी संतोषजनक और आनंदप्रद प्राप्त होता है। यानी कि जब हम किसी भी समस्या की प्लानिंग से, जब हम कोई भी समस्या हमारे सामने आती है और हम उसे योजनाबद्ध तरीके से उस पर कार्य करते हैं उस समस्या पर, तो उसमें कठिनाइयां भी कम उत्पन्न होती हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी अच्छा आता है। अब संस्थागत नियोजन की परिभाषा क्या है? WM बुच के अनुसार किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्व अनुभव आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया है कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इन योजनाओं की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य व लक्ष्य, यह शैक्षणिक आयोजन को उचित दिशा प्रदान करता है। यह अध्यापकों की स्वतंत्रता व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इसे समस्या केंद्रित होना चाहिए जिससे इसका लक्ष्य स्पष्ट हो। तो दोस्तों, संस्था में जब कोई आयोजन होता है, इसका मतलब कि किसी न किसी समस्या का समाधान करना होता है। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि इसे समस्या केंद्रित होना चाहिए जिससे इसका लक्ष्य क्या हो, स्पष्ट हो, कि कैसे हमें योजना बनानी है, कैसे हमें समस्या से निजात पाना है। अब संस्थागत नियोजन का महत्व क्या है या फिर इसकी आवश्यकता क्या है? तो किसी भी देश की समस्त शिक्षा प्रणाली को एक समान रूप प्रदान करना जिससे उसमें क्रमबद्धता तथा समानता का भाव उत्पन्न किया जा सके। शैक्षिक नियोजन की गंभीरता को स्पष्ट करने के लिए समाज को श्रम तथा अनुशासन के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। संस्थागत नियोजन द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा प्रांतीयता, जातीयता एवं सांप्रदायिक दोषों को समाप्त किया जाता है। व्यक्तियों के संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि के तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे समाज को सही दिशा निर्देश मिल सके। अब संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक और अकादमिक। भौतिक में क्या क्या आता है? कक्षा भवन का निर्माण, स्कूल पुस्तकालय का विस्तार, स्कूल कैंटीन का सुधार,
इसके अलावा विद्यालय में पानी की व्यवस्था, खेल के मैदानों का विस्तार, ये सभी चीजें भौतिक नियोजन के अंतर्गत आती हैं कि किस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखिए अकादमिक में क्या आते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्यक्रम सामग्री में छात्रों के लेख में सुधार, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति, विभिन्न विषयों में सुधार। इसके अलावा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना, विद्यालय अनुशासन में सुधार, तो ये सभी चीजें आती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। अब संस्थागत नियोजन के पद क्या हैं? शाला योजना के निर्माण में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसलिए इलियट और मेसियर ने 7 पदों को आवश्यक माना है, जो इस प्रकार है। शाला की शैक्षिक आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्यों का निर्धारण, समुदाय विशेष में शाला में अपेक्षाएं व शिक्षा की आवश्यकता, शाला के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों व गतिविधियों का निर्धारण। इसके बाद है दोस्तों निर्धारित कार्यक्रमों की सिद्धि हेतु कार्य इकाइयों का निर्माण ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। फिर है संपूर्ण सोची हुई योजना को व्यवहार में परिमित करना या परिणित करना, सतत रूप से किए जाने वाले व्यवहारों और क्रियाओं का मूल्यांकन, उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर पुनः नियोजन की संभावनाओं को बनाए रखना, ये 7वां हो गया। इसके बाद देखिए प्रबंधन। प्रबंधन हम किसे कहते हैं? यहाँ से आपका मेन विषय स्टार्ट होता है। प्रबंधन किसे कहते हैं? प्रबंधन की परिभाषा क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा है परिभाषा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना। जो प्रबंधन का अर्थ होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हम एक संगठन में ढेर सारे व्यक्ति हैं, किस तरीके से हम उनसे कार्य करा सकते हैं और किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी शब्द मैनेज से मिलकर के ये बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। और प्रबंधन का अर्थ क्या है? व्यक्तियों से कार्य लेना है। प्रबंधन एक व्यापक तथा जटिल प्रत्यय है। अब जेम्स लुंडे के अनुसार प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। जबकि हेरोल्ड कीजन के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। तो ये हेरोल्ड कीजन के अनुसार पूछा गया है आपके एग्जाम में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रबंधन सिंपली सी बात है, आप किसी स्कूल को देखिए, वहां के प्रिंसिपल को देखिए। जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि स्कूल का जो प्रबंधन है, सारे टीचर अच्छे से काम करें स्कूल में। स्कूल के ऐसे भी जो कागजी काम होते हैं वो कुछ टीचर अलग करते हैं। जितने टीचर जो पढ़ाते हैं क्लासेस में, उनके क्लासेस डिवाइड होते हैं। तो ये सभी प्रबंधन कौन देखता है? तो ये सभी प्रबंधन स्कूल का प्रिंसिपल देखता है, और वो भी अपने अंडर में कुछ लोग होते हैं उनके, जो इन सभी कामों को देखते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? सभी पूरा जो स्कूल का प्रशासन है वो अच्छे से चले, इसी को चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया तथा कार्य है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण आते हैं। अब देखिए प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से इकट्ठा करके कार्य कराया जाता है। सामूहिक क्रियाओं को पढ़ा दिया जाता है। प्रबंधन को कार्य करने की ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन माना जाता है। प्रबंधन को मानव विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं। अब प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है? प्रबंधन एक विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र भी है, और प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में कार्य भी करता है। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए प्रबंधन एवं प्रणाली। मानवीय क्रियाओं के संचालन हेतु प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का संबंध प्रणाली से होता है। मनुष्य प्रणाली तथा उप प्रणालियों का विकास करता है। प्रबंधन की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता प्रणाली पर आधारित होती है। प्रबंधन को एक कला तथा विज्ञान मानते हैं। प्रबंधन को क्या मानते हैं? एक कला तथा विज्ञान मानते हैं। अब प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में सहायक होता है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। संस्था की गुणवत्ता में सहायक होता है। प्रबंधन के अंतर्गत संस्था अपनी गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ती है तथा उसकी कीर्ति में भी वृद्धि होती है। जब संस्था में एक प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करता है, स्कूल में सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से वो देखता है, और जितने भी स्कूल में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सभी अच्छे से जब संचालित होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की सफलता मानी जाती है वह। तो इस तरीके से अगर आप स्कूल में एक प्रिंसिपल बनाए गए हो, आप अपने कामों को, सभी कामों को अच्छे से कर रहे हो, हर चीज को अच्छे से देख रहे हो, हर एक काम को अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप
जो प्रोडक्टिविटी है या फिर ये कह सकते हैं कि जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा। जब सभी लोगों से आप अच्छे से काम करवाओगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और प्रबंधन में सार्वभौमिकता का तत्व। प्रबंधन अपने प्रबंधकर्ताओं से सार्वभौमिकता की इच्छा रखता है, इसलिए प्रबंधन को सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब लेसन नंबर 2 है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं इसके क्षेत्र। तो विद्यालय प्रबंधन क्या होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को विद्यालय का ही एग्जाम्पल दिया है, तो विद्यालय प्रबंधन का मतलब आप समझ चुके होंगे। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा सदैव भविष्य के लिए दी जाती है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1964 तक जो कि चला था, में इसी प्रकार की संस्तुतियां दी गई थी। भारत एक प्रजातंत्र देश है, इसमें शिक्षा का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं गुणों का विकास किया जा सके। अब विद्यालय प्रबंधन की परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है। हेरोल्ड किचन ने क्या कहा है? विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है, जबकि जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित और अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। अब आखिर में विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर में क्या आवश्यकता पड़ी कि विद्यालय में भी प्रबंधन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए? आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको भी पता है कि विद्यालय क्या है? समाज का लघु रूप होता है, जहां पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास भी होता है। तो ये सभी आवश्यक है बच्चे के लिए। विद्यालय प्रबंधन के अभाव में न तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है और न ही अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। जब तक स्कूल का प्रशासन नहीं टाइट होगा, जब तक स्कूल में एक प्रिंसिपल अच्छे से सभी गतिविधियां नहीं करवाएंगे तो बच्चों का ना तो शारीरिक विकास हो पाएगा, ना तो सामाजिक, ना तो बौद्धिक, ना तो नैतिक। तो बहुत जरूरी है कि स्कूल का जो प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छे से हो, तभी बच्चों को सारी चीजें मिल पाएंगी और बच्चों का अच्छे से विकास भी हो पाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए विद्यालय प्रबंधन का क्या महत्व है दोस्तों। तो विद्यालय प्रबंधन का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि आजकल विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जब बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो इसके अकॉर्डिंग स्कूल का प्रशासन भी तो बढ़ना चाहिए, यानी कि टीचर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन को भी अब अपनाया जा रहा है। और इससे क्या होता है, जब स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा टीचर भी होने चाहिए। जब ज्यादा टीचर रहेंगे तो अच्छे से बच्चों को अच्छे से मैनेज करेंगे, बच्चों के सभी विषयों को अच्छे से पढ़ाएंगे और बच्चों के अधिगम स्तर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए बच्चे अधिक सीखेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन का बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जो विद्यालय प्रबंधन को अच्छे से संभाल सके उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? तो विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं में आप देखिए, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि बहुत अधिक टाइट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता, विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप समाज, राष्ट्र, राजनीति, दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता, अपेक्षित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? आखिर में विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है और क्यों हम विद्यालय प्रबंधन करें? तो देखिए, भविष्य में शिक्षा का संचालन करना, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना, अनुभवों द्वारा छात्रों का विकास करना, विचार विज्ञान प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, तकनीकी विकास को अपनाना, राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराना और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना तथा मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या है। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र का सही अर्थ शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र, जहाँ पर शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अब यहाँ से भौतिक साधनों की बात होगी। तो भौतिक साधनों में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भौतिक साधन होते क्या है विद्यालय में। तो भौतिक साधनों में आप लोगों को खाली समझना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। विद्यालय में ऐसी अनेक शैक्षिक क्रियाएं होती हैं जिनका संचालन वहां के प्रशासक ही करते हैं। विद्यालय की क्रियाओं की सफलता मुख्य रूप से विद्यालय प्रशासन पर निर्भर है। सभी शैक्षिक गतिविधियां विद्यालय के कुशल प्रशासन पर ही निर्भर है। तो विद्यालय के प्रशासन से प्रभावित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं।
जिनका शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विशेष महत्व है। तो सबसे पहले विद्यालय भवन और उपकरण। तो विद्यालय भवन से मतलब कि विद्यालय के अंदर विद्यालय भवन अच्छे से बना हो, ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि विद्यालय का भवन, विद्यालय का निर्माण किस तरीके से हुआ, संरचना कैसी है, हवादार कमरा है कि नहीं, खिड़कियां हैं कि नहीं, और बच्चों को स्वच्छ हवा मिल रही है कि नहीं, ये सभी चीजें ध्यान में रखें और शैक्षिक वातावरण जो है उसे सुंदर बनाया जाए। इसके अलावा जब विद्यालय का भवन अच्छा रहेगा, विद्यालय में ढेर सारे कार्टून बने हों, जो वॉल्स हैं उन पर, तो इस तरीके से ढेर सारे पेड़ पौधे फूल लगे हों, तो एक तरीके से जब कोई घुसेगा स्कूल में अंदर तो उसके अंदर एक शिक्षा का भाव पैदा हो। विद्यालय के भवन के अंतर्गत विद्यालय का निर्माण इस तरीके से किया गया हो कि देखने में वो विद्यालय बहुत ही सुंदर लगे, और इसके अलावा विद्यालय में खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर, उपकरण, ये सभी भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, स्कूल निर्माण करते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों स्कूल का निर्माण करते समय जो सबसे मुख्य चीज है, कभी भी स्कूल का निर्माण बिल्कुल सड़क के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़क से थोड़ा सा हटकर होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल सड़क के पास रहेगा तो उससे बच्चों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आवागमन की सुविधा हो। विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आवागमन की सुविधा हो, लेकिन बिल्कुल सड़क के बगल में नहीं होना चाहिए विद्यालय। इसके अलावा विद्यालय किसी कारखाने के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारखाने से क्या निकलती है, जहरीली गैसें निकलती हैं, गंदा पानी निकलता है। मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि के पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रारंभ में ही विद्यालय इतनी भूमि पर बनाया जाना चाहिए कि छात्रों के लिए खेलने का मैदान व छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बनाया जा सके, यानी कि बच्चों के लिए हॉस्टल और बच्चों के लिए खेल का मैदान जरूर होना चाहिए स्कूल में। इसके अलावा स्कूल की मिट्टी ऐसी हो जो पानी शीघ्रता से सोख सके, अन्यथा वहां पर हर समय कीचड़ ही बना रहेगा। तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए जब भी स्कूल का निर्माण हो। अब अच्छे भवन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना, यानी कि जब पर्याप्त स्थान रहेगा तभी हम अच्छे से भवन का निर्माण कर पाएंगे। इसके अलावा विद्यालय भवन देखने में क्या हो, आकर्षक होना चाहिए, और इसके अलावा विद्यालय भवन की परियोजना में गतिशीलता होना चाहिए कि जल्द से जल्द क्या हो, वो स्कूल बन जाए अगर बनाया जा रहा है। भवन का सुविधाओं से युक्त होना, भवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्कूल में हर तरीके की व्यवस्था, पानी, बिजली, खेल का मैदान, हवादार कमरे, रोशनी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सभी चीजें स्कूल में होनी चाहिए। अब इसके अलावा विद्यालय का सहयोगात्मक वातावरण, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। सभी टीचर्स एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है, तभी स्कूल में सभी काम अच्छे से हो पाएंगे। अब देखिए, भवन निर्माण के आवश्यक तथ्य क्या है। मुख्य शाला भवन, पुस्तकालय एवं वाचनालय, छात्रावास, खेल का मैदान, कृषि भूमि, प्रयोगशाला, इन सभी चीजों को बनाने के लिए अच्छे से एक योजना होनी चाहिए। अब विद्यालय में उपकरण क्या क्या होने चाहिए, प्रोजेक्टर, वाचनालय के लिए उपकरण, खेल के उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, ये सभी चीजें विद्यालय में होने चाहिए। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, कुकिंग रेंज, गैस, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीजें स्कूल में होने चाहिए। अब देखिए, विद्यालय भवन का रख रखाव एवं साज सज्जा। अब विद्यालय भवन की साज सज्जा कैसे होगी, आसपास हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा कक्ष में हम कुछ चार्ट चिपका सकते हैं, चार्ट अच्छे से बना करके खुद अपने हाथों से। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में कुर्सी मेज होने चाहिए स्कूल में, और श्यामपट्ट अच्छे हों जिन पर लिखना संभव हो सके। और इस तरीके से दीवारों पर पेंटिंग होनी चाहिए। ये सभी क्या है, विद्यालय भवन के रख रखाव एवं साज सज्जा में आते हैं। अब विद्यालय भवन के मुख्य भाग में क्या है, आप देखिए, अच्छे विद्यालय भवन के अंतर्गत अग्रभाग आवश्यक रूप से स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें मुख्य अध्यापक का कक्ष होना चाहिए, स्कूल कार्यालय, ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं कि अलग अलग कक्षाएं होनी चाहिए, जिससे विद्यालय में सभी चीजें सुचारू रूप से हो सके। पुस्तकालय अलग से होना चाहिए, भूगोल का कक्ष अलग होना चाहिए, प्रयोगशालाएं अलग होनी चाहिए, हॉस्टल अलग होना चाहिए स्कूल में। अब देखिए, छात्रावास का, हॉस्टल का क्या महत्व है, तो यह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है जिनके निवास के आसपास विद्यालय नहीं होते हैं, तो वो बच्चे हॉस्टल में जाकर के पढ़ लेते हैं। और बालक छात्रावास में नियमों का पालन करते हुए अनुशासन सीख जाता है। छात्रावास उन बच्चों के लिए वरदान होता है जिनके माता पिता का स्थानांतरण जल्दी जल्दी होता है। इससे प्रतिदिन घर दूर आने जाने की असुविधा से बचाव होता है। अब विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय में फर्नीचर मुख्य रूप से आपको भी पता है कौन कौन से फर्नीचर होते हैं। तो आपको पता है कि कुर्सी मेज, इसके अलावा बच्चों को बैठने के लिए जो सीट होती है वो भी फर्नीचर होती है। तो ऐसे बच्चे
जिनमें नेत्र दोष होता है, कंधों का दोष होता है, बच्चे का दोष होता है, रीढ़ की हड्डी का झुकाव आदि के कारण जो बच्चे इस तरीके से सामना करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सीट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो फर्नीचर है वो बहुत ही अच्छे से बच्चों के लिए बनवाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की किसी भी समस्या से ग्रस्त बालकों को भी बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फर्नीचर बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें क्या हैं? तो फर्नीचर बनाते समय जो मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि कक्षा कक्ष में किस तरीके से छात्रों की हाइट कितनी है, किस तरीके से उन लोगों को अगर बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, कितनी ऊंचाई की सीटें बनाई जाएं। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से बच्चों के बैठने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। दोस्तों कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सीटें कितने प्रकार की होती हैं, तो धनात्मक स्थिति होती है, शून्यात्मक स्थिति होती है और ऋणात्मक स्थिति होती है। तो ये 3 प्रकार की सीटें होती हैं। एग्जाम में बस यही पूछता है, तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि धनात्मक स्थिति, शून्यात्मक स्थिति और ऋणात्मक स्थिति। अब देखिए कक्षा कक्ष में फर्नीचर की व्यवस्था, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बच्चों के लिए फर्नीचर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि क्षैतिज व्यवस्था में भी अगर रखा जाए तभी भी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे, सारी चीजें टीचर की बातें सुनाई दें। अगर लंबी अवस्था में बैठाया जाए तो भी जिस तरीके का कक्षा का स्ट्रक्चर हो या कक्षा का क्षेत्रफल जिस तरीके का हो उसी प्रकार से क्षैतिज व्यवस्था, लंबी व्यवस्था या अर्ध गोलाकार व्यवस्था में बच्चों को हम बैठा सकते हैं। इसके बाद है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी पता है जब तक बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। तो प्रयोगशाला तो स्कूल के लिए बहुत ही मस्ट है और प्रयोगशाला की आवश्यकता आपको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत सारी चीजें प्रयोगशाला में ही सीखते हैं। तो अलग-अलग विषयों की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए विद्यालय में जिससे बच्चे अच्छे से वस्तुओं को सीख सकें। दोस्तों खेल का मैदान भी स्कूल में होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। जब बच्चे खेलते हैं तो केवल उनका शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि उनका मानसिक विकास भी होता है। तो खेल का मैदान साफ सुथरा होना चाहिए और जिससे बच्चे खेल के मैदान में व्यायाम भी कर सकें और एनसीसी, पीटी जो भी चीजें होती हैं बच्चे अच्छे से स्कूल में कर सके। अब इसके बाद चौथा अध्याय है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। अब स्कूल में जो मानवीय संसाधन होते हैं, मानवीय मतलब जो भी मानव है, जो भी मनुष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे समुदाय के लोग हों। समुदाय का मतलब आप समझिए जो अभिभावक होते हैं बच्चों के, उन्हीं से मिलकर के और जो जिस गांव में आपका विद्यालय है या उसके आसपास के लोग ही मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हैं। तो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। तो दोस्तों मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आप देखिए जिसमें किस तरीके से जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस तरीके से सभी के कामों को डिवाइड करते हैं कि अच्छे से सभी लोग अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर आप देखिए मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर एस के दुबे जी के द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको भी पता है कि स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, तो जो टीचर जिस क्लास को अच्छे से पढ़ा लेते हैं उस टीचर को उस क्लास के बच्चों को पढ़ाने को मिलता है ताकि जो आउटकम है वो क्या है, बेस्ट निकले। जब आप जिस चीज के लिए टीचर स्कूल में आया है, जब आप उससे वही काम लोगे तो टीचर बहुत ही अच्छे से आपको आउटपुट देगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से आप मानवीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हैं कि आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले। अब देखिए मानवीय संसाधनों का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है क्योंकि समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है जिससे कि वह पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है। जब सभी टीचरों को आप जो सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से जो उनको आता है, अगर आप वही चीज उनको पढ़ाने को देंगे तो डेफिनेटली वो अपने पूर्ण मनोयोग से उस काम को करेंगे। और मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सरल व प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। अब देखिए विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, तो मुख्य जो संसाधन है मानवीय संसाधन जो है स्कूल में वो है शिक्षक, बालक और समुदाय। तो अब देखिए मानवीय संसाधन में शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। अब अध्यापक के उत्तरदायित्व क्या हैं? अध्यापक छात्रों को ज्ञानार्जन कराता है, छात्रों के चरित्र का विकास करता है, कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करता है और छात्रों को कुशल नागरिक बनाना ये शिक्षक का दायित्व होता है।
अब बच्चों की क्या भूमिका होती है, क्योंकि स्टूडेंट भी क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे ही तो हैं, बिना बच्चों के स्कूल कैसा। तो देखिए बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे विद्यालय प्रबंधन में कैसे अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर की मदद करते हैं और विद्यालय वातावरण में सुधार लाते हैं और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करते हैं। कौन, बच्चे, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और जो दूसरे बच्चों की मदद भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल में कुछ नहीं करते हैं, बच्चे भी प्रबंधन में बहुत अधिक मदद करते हैं। अब देखिए मानवीय संसाधन और समुदाय। समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम जिसका मतलब होता है एक साथ या टुगेदर, और सेवा करना मतलब टू सर्व। अब बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। अब स्कूल में समुदाय में संबंध। तो जॉन ड्यूबी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। स्कूलों के लिए अन्य कोई आदेश संकीर्ण तथा असुंदर होता है और उसे कार्यान्वित करना अपने लिए अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। अब यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति के बारे में बताया गया है। अस्थायी नियम 1972 तथा 1975 में संशोधन किया गया, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति आई। अब ग्राम शिक्षा समिति क्यों बनाई गई, इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले आप देखिए। जो ग्राम सभा का प्रधान होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक अभिभावक, जिनमें एक महिला होती है, और उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बेसिक शिक्षा का प्रधान अध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सचिव होता है। तो आपको मैक्सिमम यही मिलेगा कि स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के सचिव होते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। अब ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या होते हैं, विद्यालय के सामानों में सुधार को सुझाव देते हैं, यानी कि जो भी चीजें जिन चीजों में कमी होती है उनमें सुधार करने को कहते हैं। और बेसिक के विद्यालयों की जांच करना, बेसिक विद्यालयों के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालयों की मरम्मत के सुझाव देना। अब विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एवं कार्य क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन और अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया गया, जो कि निम्नवत है। प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होते हैं, परंतु 5 सदस्य महिलाएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है इसमें कुल कितने अभिभावक होते हैं, तो 11 होते हैं, और इसमें 5 जो होती हैं वो क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अकादमिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि 3 क्षेत्र हैं विद्यालय प्रबंधन के, याद रखिएगा। अब वित्तीय प्रबंधन की प्रविधि क्या है, देखिए एक तंत्रीय वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि जो स्कूल को अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, कैसे उसे खर्च करता है एक प्रिंसिपल। तो जब एक प्रिंसिपल खर्च करता है तो वो आता है एक तंत्रीय ऑटोक्रेसी में। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति, ठीक है, जो एक तंत्रीय होता है, एक तंत्रीय वित्तीय प्रबंधन की प्रविधि होती है, इसमें केवल प्रिंसिपल पैसे खर्च करता है। बहुतांत्रिक में क्या होता है, देखिए पॉलीक्रेसी होती है। इसमें आप देखिए ग्राम शिक्षा समिति और ग्राम प्रबंध समिति भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। सभी लोग मिलकर के धन कहाँ पर खर्च करना है, किस चीज की आवश्यकता है स्कूल में, इसको मिलकर के डिसाइड करते हैं। और जनतांत्रिक में, डेमोक्रेसी में, प्रिंसिपल स्वयं कार्य न करके अपने सहयोगी शिक्षकों से कार्य कराते हैं या जो संगठन बनाए गए हैं उनसे कार्य कराते हैं, तो ये जनतांत्रिक डेमोक्रेसी में आता है। अब विद्यालय प्रबंधन के संचालकों में प्रधानाध्यापक का क्या कार्य होता है, तो प्रधानाध्यापक विद्यालय रूपी इमारत का मेहराब होता है। श्री रघुनाथ सफाया के कथन के अनुसार मुख्य अध्यापक सौरमंडल में सूर्य पिंड की भांति एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके चारों ओर सभी अध्यापक ग्रह की भांति ही होते हैं। अब देखिए विद्यालय का प्रतिबिंब होता है प्रधानाध्यापक, विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्यालय का नियामक होता है जो प्रिंसिपल होता है, शैक्षिक नेतृत्व करता होता है। अब देखिए जो प्रधानाध्यापक के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो विद्वान शिक्षक होना चाहिए, आदर्श और चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद चरित्रवान रहेगा, खुद अच्छा रहेगा, तभी तो दूसरों को आदर्श बनने की शिक्षा देगा।
कर्तव्यपरायण होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर, लीडरशिप की भावना होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए वो, और प्रजातांत्रिक भावना भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कि सभी की हेल्प हो, सभी लोगों को एक बराबर समझने वाला होना चाहिए। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन-कौन है? तो देखिए विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय का भवन, विद्यालय भवन निर्माण के दो स्वरूप हैं, खुली योजना, बंद योजना। इन सभी के विषय में मैंने भी आपको बताया है कि किस तरीके से स्कूल बनाया जाता है, उसमें क्या-क्या होते हैं, फर्नीचर, विद्यालय अभिलेख, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का प्रबंधन, बागवानी, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने विद्यालय प्रबंध समिति पढ़ा है, अब आप यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति पढ़िए। ग्राम शिक्षा समिति अलग है और विद्यालय प्रबंधन समिति अलग है। विद्यालय प्रबंधन समिति में आपने देखा था कि 11 सदस्य होते हैं जो कि अभिभावक होते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राम शिक्षा समिति में क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम में नीति प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन अध्यादेश 2000 द्वारा गठित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। अध्यक्ष कौन होता है ग्राम शिक्षा समिति का? ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, यानी कि ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक या ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक। स्कूल का सदस्य कौन होते हैं? 3 अभिभावक, जिसमें से एक महिला का होना बहुत जरूरी है। यही एग्जाम में पूछता है कि ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम अभिभावकों में कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है, तो 1 महिला का। अब कार्य क्या है ग्राम शिक्षा समिति का? संबंधित पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों की स्थापना, रख रखाव करना तथा बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुविधा के लिए योजनाएं तैयार करना। अब देखिए बेसिक शिक्षा से संबंधित अन्य ऐसे कार्यों को करना जिसे राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो। अब देखिए ग्राम शिक्षा समिति का दायित्व क्या होता है? प्रशासनिक दायित्व, ग्राम शिक्षा समिति की नियमित मासिक बैठक और विद्यालय भवन रख रखाव, मरम्मत, सौंदर्यीकरण, निर्माण कार्य आदि करवाना। शैक्षिक दायित्व क्या होता है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का 100% नामांकन हो स्कूल में, शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं स्कूल में आयोजित करवाई जाएं। तो ये सभी दायित्व होते हैं किसके? ग्राम शिक्षा समिति के। अब देखिए अभिभावक शिक्षक संघ क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक सहयोग व प्रतिभाग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक अभिभावक संघ की परिकल्पना शिक्षा में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वही पेरेंट टीचर मीटिंग को ही हम शिक्षक अभिभावक संघ कहते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में आप समझिए कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हो उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूलों में भी अभिभावक शिक्षक संघ होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है किसी एक अभिभावक को और सदस्य या सचिव होता है प्रधानाध्यापक। तो याद रखिएगा आप लोग। और सदस्य क्या होते हैं? विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के 5 अभिभावक व विद्यालय का 1 शिक्षक। अब मातृ शिक्षक संघ क्या होता है? विद्यालय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मातृ शिक्षक संघ का गठन किया गया है। बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए और पोषाहार के निर्माण व वितरण में सक्रिय सहयोग करने के लिए और मीना मंच का संचालन करने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। मीना मंच क्या है? यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में स्कूल में प्रवेश लें, प्रतिदिन स्कूल आएं और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर जागरूक करना उनको, और लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही उद्देश्य होता है मीना मंच का। मीना मंच की ट्रेनिंग भी मिलती है प्राइमरी के टीचर्स को, जूनियर के टीचर्स को, किस तरीके से लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और वो किस तरीके से अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें और साथ ही साथ स्कूल वो प्रतिदिन जाएं, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही मीना मंच शुरू किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद आगे हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अब खंड शिक्षा अधिकारी के पद नाम से जाने जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत करना तथा स्वीकृति के पश्चात क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण निर्गत करना। शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु अभिलेख एवं प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन बिल बनाना और प्रस्तुत करना। समस्त प्रकार के परीक्षाओं की नियमानुसार व्यवस्था करना। इसके अलावा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं इनका कार्य स्कूलों का निरीक्षण करना भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। डाइट मेंटर क्या होते हैं? डाइट के प्रवक्ता को ब्लॉक वार मेंटर बनाया जाता है। ठीक है, और बीआरसी की मासिक बैठकों में प्रतिभाग करना, शिक्षकों के कार्य के तरीकों की समीक्षा करना कौन करता है? डाइट मेंटर करता है। अब देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि बीएसए होता है, एक जिले में बनाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, सभी को दिशा निर्देश देता है, पर्यवेक्षक की तरह भी कार्य करता है, शिक्षकों का सहयोग लेता है और क्या क्या कार्य होते हैं? समन्वयक,
प्रदेश शासन तथा जिला स्तर अन्य संस्थाओं से समन्वयक जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और प्रबंधन का कार्य भी होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। अब आप देख सकते हैं इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति करना भी किसके अंतर्गत आता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर आप देखिए ये स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं। तो इस तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बहुत सारे कार्य होते हैं। अब देखिए संस्थागत प्रबंधन क्या होता है। संस्थागत प्रबंधन एक सामूहिक कार्य है। इसके बाद देखिए वित्तीय प्रबंधन में विद्यालय अनुदान, छात्रवृत्ति अनुदान, फर्नीचर हेतु अनुदान ये सभी आते हैं। बाल सरकार से बच्चों में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। बाल सरकार का मतलब है कि बच्चों को आपस में इस तरीके से बच्चों का ही आपस में एक संसद बनाई जाए स्कूल में और उस संसद में बच्चों को एक एक पद दिए जाएं ताकि बच्चों के अंदर नेतृत्व करने की भावना, लीडरशिप की भावना शुरू से आए, बचपन से आए। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति के समस्त खातों का संचालन प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान की संयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? किसी छात्रा या छात्र की माँ होती है। अब देखिए मीना मंच का सीधा संबंध किससे होता है? NPEGEL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। शिक्षक अभिभावक संघ का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? दोस्तों ब्लॉक संसाधन केंद्र के पदाधिकारी को हम कहते हैं BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और डायट मेंटर डायट के अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। प्रशासनिक उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? प्रमुख सचिव सचिव बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रमुख सचिव होता है वो सचिव बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। और जो यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसको हम कहते हैं। और देखिए मुख्यालय कहाँ पर है इसका? उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो ये आ रही है बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972। इसका यहाँ पर आप देखिए शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय इलाहाबाद में है। जब शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया है, लेकिन कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो निदेशालय कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज में, और कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है शिक्षा निदेशालय का। अब बेसिक शिक्षा का निदेशक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो बेसिक शिक्षा का जो निदेशक होता है वो जो होता है वो प्रदेश की शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, ये सभी। इसके बाद आते हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के। फिर आते हैं आदर्श निर्देश प्राप्त कर BSA को पहुंचाते हैं कौन? मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक जो होते हैं ये इन सबसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और किसे पहुंचाते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पहुंचाते हैं। और यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर से सूचनाएं कहाँ जाती हैं? खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाती हैं, जो कि BEO कहलाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक विकास क्षेत्र पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, जिसका पीठासीन अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। अब देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, आपको पता है। अब NCERT के कार्य क्या होते हैं? 1 से 12 यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता के लिए योजनाएं बनाना, अध्यापक शिक्षा टीचर ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। अब SCERT क्या है? NCERT की स्थापना 1961 में हुई और SCERT की स्थापना 1981 में हुई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और इसका कार्यालय कहाँ है? निशातगंज लखनऊ में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो SCERT का कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब देखिए NCERT एक राष्ट्रीय संस्था है। अपने कार्यक्रमों, नीतियों और पाठ्यक्रमों को सीधे न लागू करके राज्य सरकारों में स्थित शिक्षा विभाग यानी कि SCERT व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से लागू करती है अपनी योजनाओं को। कौन? NCERT। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जो कि टीचर्स के लिए रूल्स बनाते हैं। आपको पता है टीचर्स के लिए ही यही लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी कॉलेज को अगर DLED की मान्यता लेनी है या BTC की मान्यता लेनी है तो उन्हें
एनसीटीई से ही मान्यता मिलती है। फिर देखिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि ऐसे लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ाई से दूर है, फिर भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी शिक्षा की जो उनकी उच्च शिक्षा है उसको वो पूरा कर सकते हैं। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल क्या है, 1989 में स्थापित किया गया था। यह एक उच्चतर माध्यमिक स्तर का शिक्षा विद्यालय पद्धति उपलब्ध कराता है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIPA, शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संस्था है यह, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कम से कम 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूपा का कार्यालय कहाँ पर है या निपा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आप लोग हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए संयुक्त शिक्षा निदेशक का कार्यालय मंडल मुख्यालय पर होता है। निदेशालय साक्षरता व वैकल्पिक का कार्य क्षेत्र औपचारिक शिक्षा नहीं है। सहायक विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी होता है, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा अधिकारी होता है उसका जो सहायक होता है वो भी जिला स्तर पर ही कार्य करता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय कहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पर आप देखिए साक्षरता व वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है, लखनऊ में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए SCERT का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, अभी मैंने आपको बताया है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, ये भी आप जानिए, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है, ये भी इलाहाबाद में है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भी इलाहाबाद प्रयागराज में है। राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ है, तकनीकी शिक्षा की बात जब आएगी तो वो लखनऊ में है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ है, बनारस में है, वाराणसी में है। और मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को शैक्षिक व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देता है और शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझने की क्षमता का विकास करता है। विकास करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। अब देखिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। CMAT कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि प्रयागराज में है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है, मूल्यांकन के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए ये बनाया गया है और शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन के लिए। अब इसके बाद देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी इलाहाबाद, इससे तो आप लोग अच्छे से परिचित हैं, इसके बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सारे एग्जाम यही लोग लेते हैं, सारे एग्जाम आपके यही कंडक्ट कराते हैं, यानी कि यूपी टेट और सुपर टेट भी अभी तक फिलहाल यही लोग करा रहे हैं, आपको पता है। तो सारी परीक्षाएं ये कराते हैं और अंक पत्र आप सभी लोगों को यही देते हैं। अब इसके बाद देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के बारे में तो आपको सारी चीजें पता ही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही इसकी संकल्पना की गई थी और 1987 में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य भी होने लगा था। और डाइट के क्या कार्य होते हैं आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं ये लोग। शिक्षण विधियों का समन्वय, सामान्य एवं विशिष्ट उपयोग करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन एवं समन्वय में शिक्षा अधिकारियों की सहायता करते हैं। तो ये सभी इनके प्रमुख कार्य हैं। अब इसके बाद है जिला परियोजना कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सबसे पहले आप जानिए, लखनऊ में है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछता है कि मुख्यालय कहाँ पर है, इसलिए आप याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य होता है प्रशिक्षण देना, बालिका शिक्षा पर ध्यान देना, वैकल्पिक नवाचार शिक्षा पर ध्यान देना, सामुदायिक शिक्षा पर, समेकित शिक्षा पर और आर्थिक प्रबंधन करना। इसके बाद जिला परियोजना कार्यालय के बाद फिर यहाँ पर DPEP जो परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चलाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जिला परियोजना कार्यालय कार्यक्रमों के संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर BRC तथा NPRC स्थापित किए गए हैं।
अब ब्लॉक संसाधन केंद्र क्या है? आपको पता है कि कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1964 ने बच्चों और शासकों के बीच पठन पाठन सुगमता के लिए एक संयोजक कड़ी के रूप में बीआरसी का प्रस्ताव दिया था। बीआरसी विकास खंड स्तर पर स्थापित एक शैक्षिक समर्थन देने वाली अकादमिक इकाई है जो कि बेसिस परिषद के नियंत्रण में होती है। इसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी होता है और एनपीआरसी देखिए बीआरसी के कार्यों को उत्तरदायित्व व भूमिका का निर्वहन कौन करता है? जो बीआरसी के कार्य होते हैं उसका उत्तरदायित्व और भूमिका का निर्वहन ये एनपीआरसी लोग करते हैं और ये विद्यालय स्तर पर करते हैं। संकुल संसाधन केंद्र भी इसे हम कहते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसे बनाया जाता है, इसे हम सीआरसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन्हें हम संकुल प्रभारी भी कहते हैं एनपीआरसी को। इसके बाद दोस्तों देखिए जो जिला परियोजना के मुखिया होते हैं उनका पद नाम होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बीआरसी के पदाधिकारी का नाम समन्वयक। डाइट में 7 विभाग होते हैं। एसडीओ में कुल 5 जिला समन्वयक के पद सृजित होते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपके सभी विषय कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका समाप्त होता है। और दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों ने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस अवेलेबल करवाई हैं। राजन सीरीज पूरा पढ़ाया है, सभी वीडियोस के हम पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व करवाया है, वो सभी मिल जाएंगे और सभी वीडियोस आपको अच्छे से मिलेंगे। सभी विषयों के आप देख सकते हैं और ये पूरा विषय पढ़ करके आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके सभी विषयों का इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे, बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। 4th सेमेस्टर के सभी विषयों को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपको अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ आपको हम देंगे। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सभी विषयों के राजन सीरीज को हमने सॉल्व करवाया है। आपको सभी विषयों के राजन सीरीज अच्छे से मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से हमने समझा करके पढ़ाया दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।